ग्लासगो में कॉप 26 क्लाइमेट समिट खत्म हो चुका है और कुछ देशों ने अंतिम दिन इस बात पे एतराज़ जताया कि क्यों कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ ने फेज़ आउट के मैसेज को चेंज करके फेज़ डाउन की बात कह दी। और जो कॉप 26 के प्रेसिडेंट हैं जो आलोक शर्मा, ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। ये शर्मा जी ने रोकर पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। और ये शर्मा जी इंडियन नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि आलोक शर्मा ये नाम इंडियन है, ये उतने ही इंडियन है जितने मारिया शारापोवा रशियन है, और आपके क्रिकेटर नासिर हुसैन जितने इंडियन है, मोंटी पानेसर जितने इंडियन है, उतने ही आलोक शर्मा इंडियन है। इज़ जस्ट भारतीय मूल के हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि वो इंडियन है तो कैसे उन्होंने ये बात कही कि वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द टारगेट्स। बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि फेस आउट वर्सेस फेस डाउन के डिबेट में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका एक एक अनफेयर ट्रीटमेंट, एक एरोगेंस झलकता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रति। क्यों? वो अगर ये कह रहे हैं कि आप कोल में हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हम मीथेन डेडलाइन को आपने नहीं बताया, और 2070 तक आपने क्यों नेट ज़ीरो डेडलाइन घोषित किया, एक बुनियादी चीज़ वो बोल रहे हैं, वो ये कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये 1960 1970 तब वो पीक किए थे। ऐसे ऐसे कंट्रीज़ जो 1979 में जिनका पीक हुआ था एमिशन का, वो भी आज 2030 तक नेट ज़ीरो डेडलाइन घोषित कर रहे हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ कई उसमें से जिन्होंने पीक भी नहीं किया है, वो कैसे 2030 तक घोषित कर सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, आप हमें एनर्जी की मेंबरशिप तो दे नहीं रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो भैया? तो आप टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे हमसे, आप हमें एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं देंगे, और आप सोचेंगे कि हम आपके साथ आज 2030 तक हम नेट ज़ीरो की जो जिंगोइज्म है, ये सभी जिंगोइज्म की बात है, क्योंकि टारगेट्स आप फॉलो करते नहीं। आप चाहेंगे कि हम आपके साथ आ जाएं, ये नहीं हो सकता है, ये फिजिबल नहीं है। 2/3 ऑफ हमारी जो डिपेंडेंसी है कोल पे, हम रातों रात बैन नहीं कर सकते हैं। इतनी सारी डिपेंडेंट है फैमिलीज, क्योंकि जब भी ये समिट्स इस तरह की जिंगोइज्म बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो अगले 100 साल की बातें करते हैं ना। तो गवर्नमेंट्स भी आती है जाती है, वो अगले 10-15 साल की बातें करती है, लेकिन जो फैमिलीज होती हैं इंडिविजुअल, उन्हें तो अपने आज और कल के बारे में सोचना होता है। तो क्या आप चाहते हैं कि रातों रात ये सारी जो डिपेंडेंट्स हैं सोर्सेज पे, तो रातों रात सब बंद नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जो डेडलाइन है डेवलप कंट्रीज़ की, वो उसमें और हमारे डेडलाइन में फ़र्क होना ही चाहिए, क्योंकि हम फेस डाउन कर सकते हैं धीरे धीरे। फेस आउट में अभी हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपने भी ईमानदारी नहीं बरती अपने टारगेट से। क्योंकि 2009 में जो क्लाइमेट फाइनेंस में $100 बिलियन ग्रांट देने की जो बात हुई थी, वो कहाँ है? वो कहाँ है पैसे? क्योंकि आज वो $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन होगी। तो आपने तो अपने टारगेट्स सबमिट किए नहीं। क्लाइमेट फाइनेंस उसकी कोई बात नहीं है। आप टेक्नोलॉजी नहीं शेयर कर रहे, आप रिसोर्सेज नहीं दे रहे, क्लाइमेट फाइनेंस नहीं दे रहे, और आप ये कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। शायद स्विट्जरलैंड की मिनिस्टर ने इस पे एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट। अब ये स्विट्जरलैंड वही कंट्री है जो पिछले साल 2020 में पूरी कोरोना वायरस पैंडेमिक में, जब 1 बिलियन लोग क्रोनिक हंगर में थे, WHO फाओ की डेटा है, और 2 बिलियन लोग मैल न्यूट्रिशन में थे, खाना नहीं था। ऐसे ही इस विभत्स दौर में भी स्विट्जरलैंड ने 6 बिलियन डॉलर का फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा था। तो इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है वो हम जानते हैं। और ये वही कंट्री स्विट्जरलैंड 200 साल से कोई वार नहीं लड़े हैं ये लोग। तो खैर, मैं इंडिविजुअल पॉट शॉट्स नहीं ले रहा हूँ। स्विट्जरलैंड एक बहुत अच्छी कंट्री है, शायद पैराडाइज ऑन अर्थ है, और एक बहुत अच्छे कंट्रीज है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। लेकिन ये सोचना कि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, नहीं। ये जो होल मेस है, ये क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है, ये आपका किया कराया है। 1850 से आज तक 60% एमिशन आपने किया है। आपकी लाइफ स्टाइल जो भी है उसकी वजह से ये क्लाइमेट, ये जो भी ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का प्रॉब्लम है, और आप ब्लेम शिफ्ट करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज पे। नहीं हो सकता। ये पर कैपिटा हमारी एमिशन क्या है, आप डेटा देंगे। हमारी 4% से के अराउंड में पर कैपिटा ये एमिशन है CO2 की, और उनकी कितनी है? यूरोप की कितनी है? अमेरिका की कितनी है? तो जो कंट्रीज जो जो यूरोप, अमेरिका, ये लोग अब 20-30% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, वो लेक्चर नहीं दे सकते डेवलपिंग कंट्रीज को। ये पिछले 150 साल में ये जिनका किया कराया है उनको ओनरशिप लेना पड़ेगा। इसीलिए 2009 में क्लाइमेट फाइनेंस की बात हुई थी कि आप $100 बिलियन ग्रांट्स में देंगे, प्रॉपर रिसोर्सेज आप शेयर करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, ताकि वो ट्रांजिशन कर सके। वो आपने किया नहीं। तो क्या आप अपने आप को आप चालाक समझते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को आप बेवकूफ़ समझते हैं कि आप 2030 तक हमारी तरह नेट ज़ीरो ये सब कुछ है नहीं, सिर्फ जिंगोइज्म है। ये आप घोषित कीजिए, आप कोल बंद कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप डेडलाइंस पे हमारा साथ दीजिए, कोल मीथेन। फेज आउट फिजिबल नहीं है, फेज डाउन ही फिजिबल था। आप
शर्मा जी रो सकते हैं, लेकिन फेज आउट इज नॉट फिजिबल फॉर डेवलप कंट्रीज. दे नीड टाइम बिकॉज दे आर नॉट द मेन कल्प्रिट्स. डेवलप नेशंस आर द मेन कल्प्रिट्स. और इस तरह की समिट्स में जिस तरीके की बात, सिर्फ लेक्चर आजकल कोई नहीं सुनना चाहता. जो रास्ते स्टिपुलेटेड प्लान्स की बात होनी चाहिए वो तो हुई नहीं. मैं जैसे कह रहा हूँ कि 3 बातों की ओर, हमें 3 बातों पे डिस्कशन करना चाहिए था समिट पे. क्यों नहीं किया हमने? प्लास्टिक, रिडक्शन इन प्लास्टिक. अगले साल भारत 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर रहा है. ऐसे की डिस्कशन वहाँ क्यों नहीं हुए? ग्रीन हाइड्रोजन की डिस्कशन क्यों नहीं हुए? इलेक्ट्रोलाइजर्स के कॉस्ट, इन सब बातों पे. जब हम लिथियम बैटरीज डंप करेंगे अगले साल ईवीज में, उस पर डिस्कशंस नहीं हुए. सोलर वेस्ट्स, IREA कह रहे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की 2050 तक जब आज के सोलर पैनल्स की लाइफ साइकिल खत्म होगी तो 78 मिलियन टन्स हर साल हमें सोलर वेस्ट मिलेंगे. हम उस दिन के लिए तैयार है नहीं. इन सब चीज़ पे डिस्कस नहीं हुए. इस वक्त 51 मिलियन टन्स ऑफ, ट्रिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक्स ओशंस में तैर रहे हैं. हमारे सोलर वेस्ट इंडिया में ही, नॉट सोलर वेस्ट, प्लास्टिक के सोशल वेस्ट जो पॉल्यूशन, पैकेजिंग, एमिशन, वो 2 साल पहले हमारी GDP से ज़्यादा हो गई थी. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में ये फेस कर रहे हैं. और जैसे इंडिया ने स्टेप लिया, क्यों नहीं वर्ल्ड ने एक अनाउंसमेंट किया है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं नेट जीरो एंड दिस थिंग्स, आप इस पर भी कुछ बात करते. रेड मीट कंजप्शन की वजह से 63% ग्रीन हाउस एमिशन बढ़ रहा है. क्या हम उसमें रिडक्शन कर सकते हैं? 1 किलोग्राम मीट बनाने के लिए 20,940 लीटर्स ऑफ वाटर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, 5-6 गुना ज़्यादा जो भी वेज मीट है. कल जब आपके पास पानी नहीं रहेगा तो आप क्या सबमिट करेंगे कि पानी बचाओ समिट, और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करेंगे डेडलाइन की? तो हम इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं बात करना चाह रहे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रातों रात आप वेजिटेरियन बन जाइए, रातों रात आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए. मैं कह रहा हूँ कम कर सकते हैं रिडक्शन, इस पर हम बात कर सकते हैं या नहीं? नहीं होगी ना बात, क्योंकि ये जो डिग्निटरीज लोग हैं वहाँ पे, वो जब लंच करने आएंगे समिट के बाद तो उनके फूड प्लेट्स में वही रेड मीट होगा, डिलीशियस वे में. तो प्रॉब्लम्स है इसमें. सोलर वेस्ट्स, रिन्यूएबल वेस्ट्स पे बात नहीं हुई, प्लास्टिक्स पे बात नहीं हुई, फिर ये रेड मीट इंडस्ट्री, ग्रीन हाउस में इसका जो कंट्रीब्यूशन है उस पर बात नहीं हुई. इन सारे इश्यूज जो रियल एक्शंस हैं, जो प्रोसेस है उस पर बात नहीं हुई. एंड रिजल्ट पे जिंगोइज्म हो रही है, बातचीत हो रही है. इंडिया 2014 में 2 गीगावाट का सोलर पावर कैपेसिटी थी, आज 50 GW से ज़्यादा है. ये सब कंट्रीज़ हैं. वाकई में ये मानना पड़ेगा. इसलिए नहीं कि हम हिंदी में अपनी बातें कह रहे हैं इस वक्त, लेकिन इंडिया ने इस सेक्टर में वाकई में बहुत अच्छा काम किया है. और अगर इंडिया फेस डाउन की बात कर रही है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए उन कंट्रीज़ को. क्यों कह रहे हैं लोग? क्योंकि इंडिया वो कंट्रीज़ है जहाँ पे सभी फेस्टिवल्स नेचर को वर्शिप करने के अलग अलग तरीके से हैं. यहाँ के सभी फेस्टिवल्स, अभी कुछ समय पहले छठ का फेस्टिवल मना है जहाँ पे हज़ारों सालों से लोग सूरज को पूज रहे हैं. वन महोत्सव मनाया जाता है ट्राइबल ग्रुप्स में. यहाँ पे लोहरी, यहाँ की बैसाखी, यहाँ पे जो बिहू, सभी फेस्टिवल्स तो नेचर को ही वर्शिप करते हैं अलग अलग तरीके से. एक इकोसिस्टम है. यहाँ के ट्राइबल, यहाँ के जो समाज है, सोसाइटीज़ है, उन लोगों ने अपनी जान दी है पेड़ को बचाने के लिए. जब बिश्नोई समाज है, उन लोगों ने अपनी जान दी है. जब ब्रिटिश के सोल्जर्स आते थे पेड़ काटने, खेजड़ी के पेड़ को काटने, जब फॉरेस्ट एक्ट आया था, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट लॉ बनाकर ही वो लोग पेड़ काट सकते थे. क्योंकि आपको अगर सिगरेट की फैक्ट्री बनानी है या कोई फैक्ट्री बनानी है तो आपको पेड़ काटने पड़ेंगे. तो उस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रीज जो आप कट करेंगे, उसको काटने के लिए आपको लॉ ही तो बनाना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें, ये ऐसे कंट्रीज़ को ये लेक्चर देना क्लाइमेट पे और इकोलॉजी पे, ये बहुत हंसी आती है. तो इसीलिए आज 2014 से अभी पिछले 2017 से पिछले 4-5 साल में 79% तो हमारे रिन्यूएबल में हमने काम किया है. और आज 39% से ज़्यादा हमारी एनर्जी वो रिन्यूएबल सेक्टर में. और हम ये कह रहे हैं कि 2030 तक हम 50% से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करेंगे. ये बहुत बड़ी बात है. 1 बिलियन टन कम करने की हम बात कर रहे हैं. ये रियल एक्शंस हैं. हम इस पे बात नहीं करें और केवल हम नेट ज़ीरो, फेज आउट हमें करना है, आज के आज हमें करना है. प्रॉब्लम आप क्रिएट करेंगे और आप कहेंगे बाकी लोगों को कि कल की कल प्रॉब्लम हमें सॉल्व चाहिए. ऐसा नहीं होता है. और आप क्लाइमेट ग्रांट भी नहीं देंगे. आप अपनी बातों से भी मुकर जाएंगे क्योंकि आपने $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस उसे आपने भुला दिया. इसीलिए यहीं पे एक ईगो इश्यूज हो गई और ये डेवलप कंट्रीज़ का एक एरोगेंस दिखाता है इस मुद्दे पे जो है. तो इसीलिए हमने तो बहुत बड़ा एक काम किया 2015 में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना के, जिसके आज 120 से ज़्यादा मेंबर कंट्रीज़ हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो देश फॉल करते हैं
उन लोगों को जो ब्लेस्ड है सनलाइट से, वो उसको प्रोसेस करके, स्टोर करके, टैप करके और फिर उसका फ़ायदा पूरे विश्व को दें। तो हमने तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें की है इस दिशा में। अब हमारे ऊपर ये आरोप लगाना ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये समिट जो है कुछ अच्छी बातें हुई है उसमें, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से फेल हो गया है। कुछ अच्छी बातें हुई हैं लेकिन अ, हम पूरी तरह से सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हम फिर जिंगोइज़्म में हम फँस गए। और लेट्स होप कि आने वाली जो समिट्स होंगी उसमें हम और बेहतर दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ-कुछ मुद्दों पर हमें हमें जिंगोइज़्म से ज़्यादा रियल इश्यूज़, एक्शनेबल पॉइंट्स की ओर बात करनी चाहिए। जैसे मैंने 3 पॉइंट्स अभी आपको बता दिए। रिडक्शन इन प्लास्टिक, रिडक्शन इन रेड मीट, रिडक्शन इन प्लानिंग अबाउट वेस्ट, रिन्यूएबल वेस्ट, सोलर वेस्ट, ईवी के जो बैटरीज़, लिथियम बैटरीज़ जो डंप करोगी मास स्केल पे, उसके बारे में क्या प्लान है। हाइड्रोजन की कॉस्ट जो है, जो ग्रीन हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से स्प्लिट करके हम बनाते हैं जिसमें CO2 एमिशन ही नहीं होती, उसको हम कैसे इलेक्ट्रोलाइजर्स के प्राइसेस को कट करने की दिशा में हम क्या कदम ले सकते हैं। हाइड्रोजन की कॉस्ट जो $4 से $7 है, अभी हम कैसे उसको कम कर सकते हैं। इन सभी इश्यूज़ पे हम बात कर सकते थे। तो खैर, फेज़ डाउन ही एक सही फिजिबल तरीका है। और क्योंकि हम 2/3 अभी हमारा अगर कोल पे डिपेंडेंसी है, हम रातों रात हम स्विच नहीं कर सकते। वी आर डूइंग द ट्रांजिशन। आप हमें लेक्चर मत कीजिए, हम आपसे कहीं ज़्यादा सीरियस हैं, रिस्पॉन्सिबल है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप ओनरशिप लीजिए और अकाउंटेबिलिटी लीजिए। गिल्ट फीलिंग की बात नहीं है, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी तो लीजिए। और जो क्लाइमेट फाइनेंस है, आप उस पे तो फुलफिल कीजिए अपने प्रोमिसेस। तो ये कुछ बातें हैं। हम अगर विश्व को सही मायने में रिन्यूएबल सेक्टर में कोई रास्ता दिखा सकता है तो भारत जैसे देश ही दिखा सकते हैं। बड़ी मज़े की बात है कि इंडिया को एनर्जी से बाहर रखा जाता है, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं किया जाता इंडिया के साथ। लेट्स होप कि थिंग्स इंप्रूव इन कमिंग टाइम्स।